हे गाइस, मैं मुकेश कुशवाहा अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ जहाँ बातें होती हैं कोडिंग, शोडिंग, प्लेसमेंट, टेक्नोलॉजी एंड मच मोर। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, आज का टॉपिक है डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ऊपर एक पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आने वाला है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस प्लेलिस्ट में हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग को समझेंगे एंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वो भी सॉल्व करेंगे फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज ना जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके टेक्निकल राउंड में या फिर है ना टेक्निकल टेस्ट जब देते हैं हम, कोडिंग राउंड होता है उसमें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरा प्लेलिस्ट बनने वाला है। तो ज़रूर देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। लेकिन दोस्तों, इसके लिए प्री रिक्विजिट ये है कि आपको रिकर्शन आना चाहिए। रिकर्शन आपको आना पड़ेगा। अगर रिकर्शन नहीं आता तो पहले रिकर्शन की वीडियोस देख के ये रिकर्शन को समझिए और फिर आइए डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे। विद दैट बीइंग सेड, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे विकिपीडिया का पेज खुला आपके सामने, डायनेमिक प्रोग्रामिंग लिखा हुआ। डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज बोथ ए मैथमेटिकल ऑप्टिमाइजेशन मेथड एंड ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मेथड. The method, developed by Richard Bellman in 1950, has found application in numerous fields in aerospace engineering to economics. रिचर्ड बेलमैन नाम के आदमी ने इसे बनाया था। थोड़ा सा ज्ञान हो गया ये कि रिचर्ड बेलमैन नाम के आदमी ने इस आइडिया को दिया था डायनेमिक प्रोग्रामिंग। वैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या करता है? ऑप्टिमाइजेशन करता है। एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, किसी भी कोड को ऑप्टिमाइज करने का टेक्निक है। तो हम किसको ऑप्टिमाइज करते हैं? डायनेमिक प्रोग्रामिंग से बेसिकली हम करते हैं रिकर्शन को। इसीलिए रिकर्शन इज ए प्री रिक्विजिट, आपको रिकर्शन आना पड़ेगा तो हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। तो रिकर्शन हमारे लिए क्या समस्याएं पैदा करता है ना? रिकर्शन हमारे लिए क्या समस्याएं पैदा करता है, इसको समझने के लिए हम चलिए थोड़ा सा देखते हैं। पहले एक कोड देखते हैं, रिकर्शन क्या पैदा कर सकता है हमारे लिए समस्या। जैसे कि हम फिबोनाची नंबर का कोड आपने बहुत सुना होगा, ये रिकर्शन फिबोनाची नंबर्स के साथ। फिबोनाची नंबर्स पाने के लिए रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं। क्या होता है उसका रिकर्सिव फंक्शन? यहाँ पे मैंने अपना एडिटर खोल लिया है और उसमें हम लिखते हैं कि इफ़, है ना, बेस केस क्या होता है इस रिकर्शन का? अगर ग्रेटर देन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, रिटर्न n। ये बेस केस होता है क्योंकि फर्स्ट टर्म ऑफ फिबोनाची नंबर इज 0 या फिर एंड सेकेंड टर्म इज 1, और वरना रिटर्न कर दो फिब n-1 प्लस n-2। ये हमारा होता है फिबोनाची नंबर्स का रिटर्न करने का तरीका। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है इस कोड में, पूरा प्रॉब्लम क्या है कोड में समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा, मैंने इसको कॉल किया इस फंक्शन को, ये रिकर्सिव फंक्शन है। रिकर्सिव फंक्शन इज ए फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ, आपको पता होगा। तो फिब अपने आप को ही कॉल कर रहा है। एंड देन यू सी दिस, हमने 10 पे कॉल किया, है ना। तो लेट्स रन इट फॉर 10। जैसे हमने रन किया 10 के लिए, आपको दिख रहा होगा कि हमारा आंसर आ गया 55 हमारा आंसर आ गया। वेरी गुड। अब थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अभी हम देखना चाहते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है रिकर्शन में कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ गई हमको, है ना। तो अगेन लेट्स डू इट फॉर 25, और आपको ऑब्जर्व करना है कितना समय में ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जा रहा है। तो ये देखिए थोड़ा समय लगा, उसके बाद से ये आ गया 25, फिर 25 कैलकुलेट हो गया। अब थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको, फिर 35। तो लगभग 2-3 सेकंड लगा है। फिर इस बार देखते हैं कितना समय लगता है। इस बार भी झट से हो गया लगभग, ये देखिए यहाँ लिखा है आफ्टर 2.39, इतने सेकंड लगे, लगभग 0.3 सेकंड लगा है ना। डेव C++ कंपाइलर में यूज़ कर रहा हूँ। तो एडिटर आईडी जिसको कहा जाता है कंपाइलर, और एडिटर जिसमें होता है उसको कहते हैं IDE। एंड देन वी हैव दिस। अब यहाँ पे 35 बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन अगर मैं 40 कर दूँ इसको दोस्तों, तो देखते हैं क्या होता है। या 45,
Let's do it for 45. It's again running. Yes. तो यहाँ पे देखते हैं कितना समय लगता है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे अटक गया, अभी आउटपुट नहीं आ रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, कंप्यूटर फंसा हुआ है, कैलकुलेट कर रहा है। अभी देखते हैं कितना समय लगता है इसको आने में। तो थोड़ा समय लग रहा है ना, देख रहे होंगे कि जैसे 45, इतना समय लगने के बाद से ऑलमोस्ट 15 सेकेंड्स लग गए। माय गॉड, 15 सेकेंड्स लग गए। और ऐसे ही अगर हम कर दें इसको, थोड़ा सा और बढ़ा दें ना, 55 कर दें, तो इट विल बी ऑलमोस्ट स्टार्ट, रुक जाएगा ये कंप्यूटर, रुक जाएगा। बहुत देर के बाद आउटपुट आएगा। जैसे देखो अभी 55 पे कॉल हुआ है, तो ऑलमोस्ट कंप्यूटर रुक चुका है। ये देखो अभी कैलकुलेशंस हो रही हैं, कैलकुलेशंस जब हो जाएंगी तो क्या होगा, हमारा आउटपुट आएगा। तो इट्स टेकिंग ए ह्यूज टाइम। तो ये प्रॉब्लम है ना कि रिकर्शन में प्रॉब्लम है। अभी थोड़ा सा देखते हैं, इतना समय लग रहा है ना इस छोटी सी चीज़ को कैलकुलेट करने, 55th टर्म को, बस 55th टर्म को कंप्यूटर से कैलकुलेट करने के लिए इतना समय लगा। इससे अच्छा तो हम अपने पेपर पेन से कर लेंगे। ये देखो अभी भी नहीं हुआ है ना, अभी भी नहीं हुआ। तो ये होगा, देखते हैं कितना समय लगता है उसको। चलिए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा है। तो हो क्या रहा है देखने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे आते हैं हम। दोस्तों रिकर्शन क्या करता है, आपको पता ही होगा कि बार बार अपने आप को कॉल करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने FIFO 5 किया, FIFO 5 किया, तो ये FIFO 5 कहाँ जाएगा, FIFO 5 जाएगा यहाँ पे, FIFO 4 प्लस FIFO 3, है ना। ये FIB कॉल हो रहा है, और फिर FIFO 3 क्या हो जाएगा, ये 4 दो बार कॉल होगा, 3 और 2 दो कॉल्स बनाएगा, है ना। और ये जो दो कॉल्स हैं वो बेसिकली दो और कॉल बनाएंगे, 2 और 1। और ये 2 जो है फिर ये दो कॉल बनाएगा, 1 और 0। 1 और 0 दोनों रिटर्न हो जाएंगे। और फिर रिटर्न होते समय क्या होगा, FIB ऑफ 1 क्या होता है, FIB ऑफ 1 क्या होता है 1, FIB ऑफ 0 क्या होता है 0, जो कि यहाँ पे बेस केस में लिखा हुआ है ना, जो कि यहाँ बेस केस में लिखा हुआ है, हमने लिखा है यहाँ पे बेस केस में। ये अगर 1 या 0 होगा तो क्या रिटर्न होगा, 0 या 1 जैसे भी रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आके देखते हैं हम कि यहाँ से अब रिटर्न होना शुरू कर रहा है। तो 0 प्लस 1, तो FIB ऑफ 2 क्या हो जाएगा 1, FIB ऑफ 1 क्या है 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो FIB ऑफ 3 बेसिकली 2 हो जाएगा। फिर FIB ऑफ 2 फिर से कॉल होगा 1 और 0। याद रहो, देखो दोस्तों यहाँ पे FIB ऑफ 2 कैलकुलेट हो चुका है, FIB ऑफ 2 कैलकुलेट हो चुका है, लेकिन फिर भी फिर दोबारा 2 आया तो फिर पूरा ट्री चलेगा, पूरा कॉल हो रहा है, पूरा का पूरा कॉल हो रहा है। फिर FIB ऑफ ये जो दोनों जुड़ेंगे तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। फिर FIB ऑफ 4, फिर देखो FIB ऑफ 3 कॉल हो रहा है फिर से, जबकि यहाँ पे FIB ऑफ 3 फिर से कॉल हो चुका है और इसका वैल्यू हमें 2 मिल चुका है। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि हमें दोबारा FIB ऑफ 3 कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर बना के थर्ड टर्म कैलकुलेट करना। और थर्ड टर्म कैलकुलेट करने के लिए फिर से वही ना, FIB ऑफ 3 कैलकुलेट करने के लिए आपको FIB ऑफ 2 और FIB ऑफ 1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। FIB ऑफ 1 को फिर कैलकुलेट करने के लिए आपको FIB ऑफ 1 और FIB ऑफ 0 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली फिर आएगा ये आंसर 2 आएगा ओवरऑल जोड़ जाड़ के, है ना। तो एक ही चीज बार बार कॉल करना पड़ रहा है, भले ही हमने पहले से कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन तभी भी हमको बार बार उसको कॉल करना पड़ रहा है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, और इसीलिए बार बार कॉल होता है। तो क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा समय लगता है कैलकुलेट करने में। अभी भी देखो शायद आया है कि नहीं आया, अभी भी कैलकुलेट नहीं हो पाया, देख रहे हो, अभी भी मेरा कंप्यूटर अभी कैलकुलेट नहीं कर पाया है।
55th टर्म रिकर्शन से कैलकुलेट करने में मेरे कंप्यूटर की ऐसी की तैसी हो गई। तो इसी तरह से आप सोचो, अभी ये 5th टर्म में इतना सारा कॉल हो रहा है ना, इतना सारा कॉल हो रहा है। यहाँ पे देखो कितना सारा कॉल हो रहा है जब 5th टर्म कैलकुलेट करना था। तो अब सोचो 55th टर्म कैलकुलेट करना होगा जब 55th टर्म 55 कैलकुलेट करना होगा तो कितना सारा कॉल हो रहा होगा, बार बार चीज़ें अपने आप को कॉल कर रही होंगी। 54 फीव ऑफ 53 खुद कॉल कर रहा होगा और बहुत सारा बहुत बड़ा ट्री बनता होगा बार बार, है ना, बार बार कॉल होते होंगे सेम चीज़ें, और इसीलिए कंप्यूटर को बहुत समय लग रहा है इनको कैलकुलेट करने में। तो इसको सॉल्व करता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो हमने कैलकुलेट कर लिया है, जैसे फीव ऑफ, यहाँ पे अभी हमने देखा कि इस प्रॉब्लम में हमारा 2 कैलकुलेट हो चुका था, है ना, 2 कैलकुलेट हो चुका था इस प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे हमने 2 कैलकुलेट कर लिया, तो 2 को जब हमने कैलकुलेट कर दिया, इसका वैल्यू 1 आएगा फीब ऑफ 2, तो हम कहीं ना कहीं इसको स्टोर कर लेते हैं। फीब ऑफ 2 क्या होगा, हमारा कैलकुलेट होके स्टोर हो जाएगा। तो जब भी दोबारा ज़रूरत पड़ेगी हमको, तो हम दोबारा ना कॉल्स नहीं बनाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, हम इसको यहाँ एक एरे रहेगा जिसमें ये सब वैल्यू स्टोर्ड होंगी। अब फीब ऑफ 2 है, फॉर एग्जांपल ये फीब का एरे है, तो 0 1 2, थर्ड का वैल्यू क्या आया, 1 + 1, ये 2 आया, है ना। तो ये भी स्टोर्ड होगा और बार बार हमको यहाँ से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बार बार हमको ट्री बना करके, है ना, बार बार रिकर्सिव कॉल्स करके उस नंबर को पाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी को कहा जाता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। जो ये तरीका है डायनेमिक प्रोग्रामिंग करने के 2 तरीके होते हैं दोस्तों। एक क्या होता है, अभी उसको समझेंगे, लेकिन पहली बात तो आपने समझ आ गई कि रिकर्शन बार बार कॉल करता है इसीलिए स्लो होता है, एक ही चीज़ को बार बार कॉल करता है इसीलिए स्लो होता है, और उसको सॉल्व करता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। एंड सेकेंड थिंग कि जो है कि हम क्या कर सकते हैं कि जो हमें वैल्यू मिल चुकी है उसको स्टोर कर लेते हैं। जो वैल्यू मिल चुकी है हमें उसको हम क्या कर देंगे, स्टोर कर लेंगे, है ना, ताकि दोबारा हमें ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ से निकालें, ना कि फिर से कॉल्स करना पड़े हमको, कॉल करके फिर से ट्री बनेगा ये, है ना, जो भी। तो ये ना हो, इसीलिए हम क्या करेंगे, और इससे हमारा क्या होगा, स्पेस भी सेव होगा और टाइम भी तेज हो जाएगा। तो चलिए इस एग्जाम्पल से हम थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं एक, है ना। इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ पे फिर से एक प्रोग्राम लिखते हैं थोड़ा सा बदलाव करके। तो यहाँ पे जो है कि हम क्या कर देंगे कि एक एरे बना लेंगे जो हमारा वैल्यू रखेगा, है ना, और इसको स्टैटिक बनाते हैं, हम स्टैटिक बनाते हैं ताकि ये बार बार ये डिस्ट्रॉयड ना हो जाए। स्टैटिक वेरिएबल्स आपको पता होगा कि क्या होते हैं, ये n+1 साइज का, और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, है ना, 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, और कुछ और चीज़ें भी कर लेते हैं, इसको 1 0 1 से कर देते हैं और बाकी छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म क्या हो जाएंगे, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म जो हो जाएंगे वो 0 और 1 हो जाएंगे, एंड बाकी टर्म्स को हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। इसको अभी थोड़ा देर के लिए यहाँ से हटा देते हैं। अब क्या करना है हमको कि अगर हमारे टेबल में वैल्यू है तो यहाँ से रिटर्न करो। अगर हमारे टेबल में वैल्यू है ARR n जो है नॉट इक्वल टू 0 एंड n नॉट इक्वल टू 0, 0 भी नहीं है, और ये अगर 0 नहीं है और यहाँ से सर्च हो रहा है,
बेस केस भी लिख देते हैं, इफ n इज लेस देन इक्वल टू 1 रिटर्न n। तो ये बेस केस तो रहेगा ही, साथ में अब क्या होगा कि अगर हमारा nth टर्म टेबल में है, टेबल में कब होगा, क्योंकि पूरा टेबल 0 से भरा हुआ है। अगर 0 नहीं है इसका मतलब वो है होगा, टेबल में होगा। तो क्या करो कि ARR n इज इक्वल टू ARR fiv n माइनस 1 n माइनस 2, तब रिकर्सिव कॉल्स करो और जो भी उनका वैल्यू आए उनको इसमें भर दो। सो बेसिकली ये है कि यहाँ पे जो है कि मैंने एक एरे बना लिया, ठीक है, ऑफ सम सफिशिएंट साइज, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ कि इफ दिस वैल्यू जो कि 0 और 1 है ना, पहले से 0 और 1 भरा रहेगा और ये सब वैल्यू 0 से इनिशियलाइज्ड है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमें अगर ये जो वैल्यू है AR जो है हमारा A जो है फॉर पर्टिकुलर एन अगर 0 है, इसका मतलब ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुई है, और कैलकुलेट नहीं हुई तो क्या करेंगे, हमको कैलकुलेट करने के लिए, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, रिकर्सिव कॉल करना होगा। रिकर्सिव कॉल करने के लिए हमें क्या करना है, fiv n माइनस 1 प्लस fiv n माइनस 2, रिकर्सिव कॉल हो गया। अगेन और अगर ऐसा नहीं है, फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेटेड है, पहले से ही कैलकुलेटेड है, तो कुछ मत करो, यहाँ से टेबल से उठाओ और लेके जाओ। अगर टेबल में नहीं है यानी 0 है, पहले वाले को छोड़ के बाकी सब तो भरा होगा कुछ ना कुछ। अगर भरा हुआ है तो यहाँ से सीधा लेके जाओ, है ना, सीधा टेबल में से उठा के लेके चले जाओ। और नहीं तो क्या करो, यहाँ से लो, अगर नहीं भरा है, फॉर एग्जांपल ये नहीं भरा है, तो क्या करो, रिकर्सिव कॉल करके कैलकुलेट करो, रिकर्सिव कॉल्स करके कैलकुलेट करो। तो बेसिकली इसका कोड मैंने यहाँ पे लिखा है, ये थोड़ा मेमोराइजेशन कहा जाता है इसको, आपको पता होगा। तो अभी उसके बारे में बात करेंगे, मेमोराइजेशन और ये बॉटम अप आई मीन टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है। लेकिन ये है हमारा प्रोग्राम ही एक तरह से बेसिकली। इसमें हमने क्या किया कि हमने एक एरे ले लिया यहाँ पे, इसमें पहले वाले को 0 और 1 भर दिया, उसके बाद से 1 0 और 1 हुआ तो आपको पता हो ये फिबोनाची का बेस केस होता है। उसके बाद हमारा ये जो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाला हिस्सा शुरू हो रहा है। इस डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाले में क्या हो रहा है दोस्तों, ये रहा है कि अगर मान लो कि नहीं है, कैलकुलेटेड नहीं है, यानी वो 0 से भरा हुआ है, देन व्हाट यू हैव टू डू, देन यू हैव टू मेक सम रिकर्सिव कॉल्स बनाओ और फिर जो वैल्यू आए उसको टेबल में भर दो और टेबल में भर के रिटर्न कर दो, ताकि ये बाद में भी यूज़ हो सके, इसीलिए टेबल में भरना है। और अगर नहीं है, टेबल में पहले से ही है, तो क्या कर दो, उसको सीधा उठा के रिटर्न कर दो। अब देखते हैं दोस्तों fiv 55 का क्या वैल्यू आता है। तो आपको पता होगा पिछली बार जो हमने कोड लिखा था उसमें fiv 55 क्या हो रहा है कि बहुत समय ले रहा था, लेकिन इस बार देखते हैं क्या होता है। इस बार 1 सेकेंड के अंदर 0.145 सेकेंड्स के अंदर 0.1 है ना 41 सेकेंड्स के अंदर, यानी 2 सेकेंड भी नहीं लगा दोस्तों, 1.5 सेकेंड भी नहीं लगा, सॉरी 0.5 सेकेंड्स भी नहीं लगा, आधा सेकेंड भी नहीं लगा ना, और ये अपना कोड तैयार हो गया और आंसर आ गया। तो इसे कहते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। दोस्तों देखो अपना जो कोड न 5 मिनट 10 मिनट लगता है जिसको कैलकुलेट होने में, वो कितना जल्दी ना 0.14 सेकेंड्स में कैलकुलेट हो गया। बस हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको हमने रिजल्ट्स को स्टोर किया है हमने। बेसिकली रिजल्ट्स को स्टोर करना ही डायनेमिक प्रोग्रामिंग होता है। आपको क्या करते हो कि ना जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके सॉल्यूशंस पहले से ही स्टोर करते जाते हो, है ना। तो सपोज आपको fiv ऑफ n कैलकुलेट करना है,
तो आप क्या करते हो कि जो छोटे वाले वैल्यूज़ हैं, फीव ऑफ n-1, फीव ऑफ n-3, किसी तरह से आप स्टोर करके रखते हो। स्टोर करके रखने से क्या होता है कि स्टोर करके रखने से क्या होता है, ये है कि आपको बार बार रिकर्सिव कॉल्स नहीं करनी पड़ती, जैसे यहाँ पे हुई थी। बार बार रिकर्सिव कॉल्स नहीं करनी पड़ेंगी। यहाँ पे देखो, बार बार यहाँ पे ये 3 को कॉल करना पड़ रहा है, यहाँ फिर से 3 को कॉल किया, यहाँ पे 2 को कॉल किया, फिर 2 को कॉल करना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसीलिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग इस्तेमाल होता है। दोस्तों, होप आपको कुछ समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम और बात करेंगे, जो पार्ट 2 है उसमें हम बात करेंगे टॉप डाउन, है ना, टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच क्या होता है। टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच क्या होता है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग के 2 अप्रोचेस होते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग के 2 अप्रोचेस होते हैं, है ना, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। टॉप डाउन वाला मैंने बता दिया दोस्तों, इसको मेमोराइजेशन भी कहते हैं। ये जो मैंने बताया उसको मेमोराइजेशन कहा जाता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, रिकर्सिव कॉल्स की वैल्यूज़ को हमने रख लिया है। जैसे इस टेबल में हमने क्या किया, रिकर्सिव कॉल्स की जो भी वैल्यूज़ थी उनको हमने सेव कर लिया है और बाद में इनको यूज़ कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन, ठीक है। इसे टॉप डाउन अप्रोच भी कहा जाता है। टॉप डाउन अप्रोच भी कहा जाता है। तो ज़रूर से अब अगला वीडियो में हम इसको और डिटेल में समझेंगे, मेमोराइजेशन, टॉप डाउन, बॉटम अप अप्रोच, इसी प्रॉब्लम को लेकर के। होप आपको अच्छा लगा दोस्तों। आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं, और लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू, बाय बाय।